मैं नहीं मानता कि एक सांसद की वो भाषा है। वो एक विचारधारा की भाषा है, जो एक लंबे समय तक ऐसी भाषाएं तभी आती हैं जब किसी के माइंड में आइडियोलॉजिकली एक लंबे समय तक उसके विमर्श को डाला जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सांसद महोदय ने ही ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया। देश के प्रधानमंत्री भी खड़े मंच से बोलते हैं कि कौन पत्थर फेंक रहा है, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। बहुत तमाम ऐसे ग्रुप आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे जो एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ आपको नफरत, हिंसा और घृणा के तौर पर उनकी बातें फैलाई जाती हैं। आपको मोहन भागवत जी का आपको बयान आया है कि यह देश जितना हिंदुओं का है यह उतना ही मुस्लिमों का है। हैं? अमित शाह बोलते हैं कि जो हिंदू खतरे में है यह एकमात्र काल्पनिक बात है कि देश को गांधी ने आज़ाद नहीं कराया। लेकिन जब वहीं एग्जाम में पूछ देता है कि देश के आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो आपको गांधी पर टिक लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। देश की राजनीति में अनेकों वीरों ने जन्म लिया है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, नेहरू जी हों, महात्मा गांधी जी हों, या आज के इस युग को बदलने वाले मोदी जी। आज उसी पर गंभीर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर निर्भय कुमार सिंह जी हैं और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, सटीक मुद्दों के साथ, सटीक शब्दों के साथ और सटीक उन तथ्यों के साथ जो सुनना पसंद करते हैं। आज का युवा सुनना पसंद नहीं करता, पढ़ना पसंद नहीं करता। ऐसे में ताकि कुछ एक हमारी मुहिम रहती है, एक कोशिश रहती है कि हम कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को खोज कर ला सकें। आपने संसद में देखा, नई संसद में आपने देखा, जो मोदी जी द्वारा निर्मित संसद है उसमें आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद एक मुस्लिम को किस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं। वैसे तो गुर्जर बिरादरी से आते हैं और गुर्जर बिरादरी देश की जानी मानी बिरादरी है जो कभी किसी पर कोई टोंट नहीं कसती। आज उसी पर बात करेंगे। निर्भय जी, आपका स्वागत है गाम गुहांड में। धन्यवाद आपका। आपने एक अच्छा मुहिम चलाया है लोगों को जागरूक करने का, लोगों तक सही बात पहुंचाने का, क्योंकि वर्तमान समय में ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के पास चीज़ें सही तरीके से जा ही नहीं रही। तो आपका ये प्रयास सराहनीय है, मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। जी, किस तरीके से देखते हैं इस जो ये 3 दिन पहले कांड हुआ, कांड ही कहूँगा क्योंकि बहुत छोटी बात नहीं है, वो उसको इस तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि उसको छोड़ दिया जाए ऐਵੇਂ कि चलो कोई नहीं, हो जाता है। अब शब्द निकल जाते हैं, गाली भी निकल जाती है। एक बिल्कुल 20-22 साल का लड़का भी इस तरह की भाषा यूज नहीं करता, गाली गलौज में भी इस तरह की आदमी भाषा यूज नहीं करता। लेकिन संसद में, जहाँ जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, इसी जगह इस तरह के अपशब्द बोलना क्या ठीक है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश को यह उम्मीद थी कि नई संसद में नए कलेवर के साथ हमारे सांसद महोदय लोग उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और भारत की जनता बड़े आशान्वित तरीके से उसको मतलब देख रही थी कि भाई नया संसद में हमारे सारे सांसद गए हैं और वहाँ पे कुछ देश के लिए बेहतर काम होगा। हालांकि जो महिला से आरक्षण संबंधी जो बिल था वो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। उसमें बहुत सारी अभी खामियां हैं, खासकर ओबीसी समाज को लेकर, एसटी समाज की महिलाओं को लेकर जो भी प्रावधान नहीं हुआ है उस पर अभी चर्चा होनी चाहिए। और देखिए, सारा मामला आपको हिस्सेदारी और भागीदारी का है और बिना उसकी भागीदारी सुनिश्चित किए हुए, बिना उसका हिस्सा दिए हुए आप किसी भी समाज में शांति और प्रेम मोहब्बत नहीं डेवलप कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समाज के उन सारे तत्वों को समायोजित करिए ताकि उनकी हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी, और फिर आप उसके बाद कहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी। तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है कि हिस्सेदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी और फिर जिम्मेदारी। जब ये 3 चीज़ें जब आपको एक व्यक्ति महसूस करेगा कि नहीं हमारी इसमें हिस्सेदारी भी है, हमारी इस सिस्टम में भागीदारी भी है, तो फिर जिम्मेदारी को भी अपने बेहतर तरीके से अंजाम देगा वो। खैर, वो एक अलग बात है। आपने जो एक मुद्दा उठाया कि मुझे बहुत दुख हुआ इस बात पे कि एक सांसद, मैं नहीं मानता कि एक सांसद की वो भाषा है। वो एक विचारधारा की भाषा है, जो एक लंबे समय तक ऐसी भाषाएं तभी आती हैं जब किसी के माइंड में आइडियोलॉजिकली एक लंबे समय तक उसके विमर्श को डाला जाता है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सांसद महोदय ने ही ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया। देश के प्रधानमंत्री भी खड़े मंच से बोलते हैं कि कौन पत्थर फेंक रहा है मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो आपको बजरंगबली और अली का मुद्दा उछाला जाता है। तो भारतीय राजनीति में अब एक जो सांप्रदायिक प्रयोग है वो आज का नहीं है, वो एक लंबे समय का परिणाम है। इसलिए मैं आपको सांसद साहब को उतना दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो तो एक टूल हैं। मेन जो आपको जो आइडियोलॉजी है, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ आपको दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के जो आप नरेशन जब आप फिट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सांसद साहब भी बोलते हैं। आप उनके तमाम कार्यकर्ताओं से बात कर लीजिए जो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत तमाम ऐसे ग्रुप आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे जो एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ आपको नफ़रत, हिंसा और घृणा के तौर पर उनकी बातें फैलाई जाती हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया में जिसको समझ नहीं होती है ना किसी चीज़ की, वही अपने अंदर हिंसा और गाली और नफ़रत की भाषा का प्रयोग करता है। गांधी ने सारे धर्म को पढ़ा, तो उनकी भाषा देखिए। अंबेडकर एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो एक लंबे समय तक शोषित था, लेकिन जब उन सारे चीज़ों को जब वो समझ लिए तो उनकी लेखनी की भाषा देखिए। किसी के प्रति नफरत और गाली की भाषा नहीं है, बल्कि समस्या है और समस्या के निदान के लिए उनका अपना एक प्रोजेक्शन है। इसलिए विवेकानंद भी आप देखते हैं कि जब शिकागो में जब भाषण देने जाते हैं तो किसी धर्म को गाली नहीं देते हैं या किसी समाज को, किसी व्यक्ति को गाली नहीं देते हैं। वो चूँकि वो चीज़ों को समझ जाते हैं। तो अगर आपको समझना है, जैसे आज ही आपको मोहन भागवत जी का आपको बयान आया है कि यह देश जितना हिंदुओं का है यह उतना ही मुस्लिमों का है। हैं? अमित शाह बोलते हैं कि जो हिंदू खतरे में है यह एकमात्र काल्पनिक बात है। तो भाई तुम दो बात एक ही समय में क्यों बोल रहे हो? तुम एक तरफ मतलब एक तरफ दिखा रहे हो कि ये खतरे में है, तुम्हारे ग्रुप में चल रहा है, तुम्हारे तो आइडियोलॉजिकली तुम जो मुहिम चलाते हो उसमें सारे भाषण में इन चीज़ों का प्रयोग होता है। फिर जब तुमको देखते हो कि नहीं इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, संस्था की छवि खराब हो रही है, तो फिर एक बड़ा लीडर आके बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो बात नहीं है। जितना मतलब यही बात तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले थे। जी 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 हैं? जी जी यही बात तो बोले थे ना। लेकिन ये बात आपको मनमोहन सिंह को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया गया, लेकिन आज मोहन भागवत बोल रहे हैं तो उसमें कोई क्रिटिक नहीं है। मतलब साफ है कि ये सारा आइडियोलॉजिकली वो है। मैं नहीं मानता कि सांसद इसमें बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि वो तो प्रशिक्षित आदमी वही बोलेगा ना। यानी कि आरएसएस की तरफ आपका इशारा धीरे धीरे जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मोदी जी आपको जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो सबसे बड़ा जिसको सारे नेता सारे कार्यकर्ता अपना आइडियल मान रहे हैं, जब वही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो उनके तारीफ, उनकी कसीदे पढ़ने वाले कहाँ से सौम्यता लाएंगे? सिंपल सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये मामला आइडियोलॉजिकली है। सांसद जी तो एक मोहरा है। एक हमारे जानकार हैं मोहनीश जबलपुरे जी, नागपुर के रहने वाले। उन्होंने जब आरटीआई लगाई और गृह मंत्रालय से पूछा कि देश का हिंदू खतरे में है या नहीं, वही अभी तो मैं पूछा ना कि अमित शाह जी ने आपको बयान दिया कि ये जो हिंदू खतरे में है ये एक काल्पनिक अवधारणा है, ये सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये बात सत्य है कि जिस देश में 80% हिंदू हों, कल आपको जिस देश में 80% हिंदू हों वो कहाँ से खतरा में? कोई व्यवहारिक बात है? पर क्या है कि राजनीति डर से ही इनका मतलब जिसको जहाँ से ताकत मिलेगी वही तो फैलाएगा। तो फिर इनको ताकत मिलती है ऐसी चीज़ों से, तो फिर वो ऐसी बात बोलते हैं जब देखते हैं कि बात बिगड़ती है। सच्चाई, क्योंकि आप भले इस तरह से कुछ भी कर लें कि देश को गांधी ने आज़ाद नहीं कराया, लेकिन जब वहीं एग्ज़ाम में पूछ देता है कि देश के आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो आपको गांधी पर टिक लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। वहाँ आप अंड-बंड चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो भले आप ऐसे कुछ भी करें, लेकिन जब आरटीआई डाली जाएगी तो अमित शाह को वो बात बतानी पड़ेगी जो सच्चाई है। उसमें तो आप नहीं ना आपको बता सकते हैं कि नहीं हिंदू खतरे में है। वो तो एक पॉलिटिकल नरेशन है जो उनकी पार्टी चलाती है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में बेरोजगार है, खतरे में शिक्षण संस्थाएं हैं, खतरे में देश की अर्थव्यवस्था है, खतरे में किसान है, खतरे में मजदूर है,
ठीक है, खतरे में महिलाओं की सुरक्षा है, खतरे में हेल्थ सिस्टम है, खतरे में देश का संविधान है, खतरे में देश की डेमोक्रेसी है, खतरे में व्यक्ति का अधिकार है, आपको खतरे में आपको धर्मनिरपेक्षता है, खतरे में भाईचारा है, ये सारी चीज़ें खतरे में हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि अब जो नया जो संविधान है, जो नया संसद बना है, उसमें उसके जो संविधान का जो उनको लेटर मिले हैं उनमें सेकुलर वर्ड था ही नहीं। देखिए, मैंने शुरू में बताया कि जो वर्तमान सरकार जो भी सत्ता में है और जो उसकी विचारधारा है वो हमेशा से ड्यूअल स्टैंड उसका हमेशा रहता है। ठीक है, वो तर्क उन्होंने क्या दिया कि ये तो जो मूल जो संविधान था हमने उसकी प्रतिलिपि बांटी है, तो हिंदी वाले में काहे नहीं बांटे? हिंदी वाले में तो लिखा था, इंग्लिश वाले में नहीं लिखा था, हैं? तो बस ये चाहते हैं कि चूंकि मैकियावली, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो मैकियावली कहता है कि सत्ता जनता को हमेशा, जनता चूंकि अपने मांग पे, अपने ज़रूरतों पे ना आ जाए, इसके लिए आपको हमेशा एक नया नया शगुफा छोड़ते रहना चाहिए ताकि जनता भ्रम की स्थिति में हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो जैसे इंडिया भारत का जो आपको कंसेप्ट आया, ये जो अभी जो आपको संसद में जो आपको अभी जो सांसद जी वाला जो प्रकरण आया था जिसमें उन्होंने एक मुसलमान को गाली दी, ये हर 10 दिन पे 15 दिन पे ऐसे मुद्दे आते रहेंगे ताकि जनता जो है वो अपने वास्तविक मुद्दों पर अपना डिबेट ना खड़ा करे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन को लेके कि एक शिक्षक एक कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन राज्य की सेवा में लगाता है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको मार्केट के अधीन छोड़ दिया गया है, मार्केट डूबा, आपका सब खत्म। तो ये सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, तो सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होता है। देश 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, देश बहुत लंबा चलता है। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लोगों के दुख कम हो। यहाँ पे पूंजीपतियों के दुख कम हो रहे हैं, आम जनता के दुख बढ़ते जा रहे हैं। उनका आप करोड़ों करोड़ रुपया माफ़ कर दे रहे हैं और आपको तो हेल्थ सिस्टम के नाम पे आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। मोहन भागवत जी का आपने नाम लिया। मोहन भागवत जी कहते हैं 2025 तक हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या कहना है? बस वही बात है कि अभी जब सच्चाई फिर RTI डाल दी जाएगी तो मोहन भागवत कहेंगे कि नहीं ये तो सब ये आपको सारी बात गलत है। मैंने क्या बोला कि वो पब्लिक थ्रू में जहाँ पे लिखित जवाब नहीं देना होगा, जहाँ पे कोई फैक्ट नहीं होगा, वहाँ पे तो इस तरह के इल्यूजन चलते रहेंगे। ये खतरे में है, मैं ये बना दूंगा, वो कर दूंगा। तो मोहन भागवत जी से कोई पूछ लेता कि संविधान को कुचल के बनाओगे, कैसे बनाओगे? जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या करोगे? संविधान को एकदम ख़त्म करके बनाओगे, कैसे बनाओगे? उसमें क्या क्या प्रावधान रहेगा, किसके क्या अधिकार रहेंगे? महिलाओं की स्थिति क्या होगी उसमें? एक दलित की स्थिति क्या होगी? एक व्यक्ति, एक नागरिक के तौर पर देखोगे या धर्म के तौर पर देखोगे? वो क्या करोगे उसमें? ये भी तो पूछा जाना चाहिए ना। जैसे संविधान में सारी चीज़ें वर्णित है ना कि तुम्हारे ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री की अधिकार हैं, ये कर्तव्य हैं। उसी तरह से तुम भी बताओ, तुम भी एक प्रोजेक्शन लाओ। जब देश देखेगा कि नहीं, इसमें सारे भारत के सभी व्यक्तियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी भाषाओं के लिए, सभी संस्कृतियों के लिए एक स्पेस है, तो लोग हो सकता है विचार विमर्श करें। लेकिन अभी खाली चूंकि पॉलिटिकली सत्ता हासिल करना है, इसलिए सिर्फ शगुफा छोड़ना है। तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ऐसे बातें। एक RTI डाल दीजिए, फिर वही अमित शाह वाली भाषा आ जाएगी कि नहीं हिंदू खतरे में नहीं है। फिर वो भी कहेंगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र हम कहाँ बनाने की बात कर रहे हैं, ये काल्पनिक बात है। जैसे जुमला सबसे बहुत यूज होता है, ये सब जुमला है, राजनीतिक जुमला है। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी बोलते हैं कि सत्य खोजने से ज़्यादा सत्य स्वीकार करने से चीज़ें मुकम्मल बनती हैं। जैसे ये क्या करते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा ये दिमाग में डालते हैं कि मुस्लिम को या तो हम यहाँ से भगा देंगे या तो उनको हिंदू में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो सत्य कभी हो ही नहीं सकता, संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन लोग अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये भ्रम, इनका एक इल्यूजन पैदा करके रखते हैं ताकि वो सच्चाई स्वीकार ही ना कर पाए। सच्चाई यही है कि जैसे आज मोहन भागवत जी कहे हैं कि जितना देश हिंदुओं का है उतना ही देश मुस्लिमों का है, तो यही सत्य है। बाकी सारी चीज़ें भ्रम है, इल्यूजन पैदा करने के लिए होती हैं ताकि आपके माइंड में भ्रम की स्थिति बना रहे और वोट की राजनीति चलती रहे। देश पॉलिसी से चलता है,
देश जज्बा से चलता है, देश विश्वास से चलता है, अखंडता। इसीलिए भारतीय संविधान में जब इंदिरा गांधी ने उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता किस पर निर्भर करेगी? बंधुता पर निर्भर करेगी। जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस संस्था में बंधुता ज़्यादा रहेगी वो ग्रोथ ज़्यादा करेगी। जिस संस्था में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहेगा, वह देश कभी भी, वह समाज, वह परिवार, वो संस्था, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, वो कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर सकती है। अविश्वास से कहाँ ग्रोथ होता है? विश्वास पैदा करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों का काम है कि वो इस देश में एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करें, ताकि लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं। वैचारिक भिन्नता अलग चीज़ है, वैमनस्यता न आए। वैमनस्यता का ही तो परिणाम है कि एक सांसद, चुने हुए सांसद को आपको आतंकवादी और मुल्ला, कटुआ क्या क्या कहा गया। अब बताइए, आम नागरिक के साथ आप क्या क्या कहेंगे? बाहर आके क्या हाल होगा? जब बाहर क्या होगा? ये तो अंग्रेजों का शासन नहीं है ना, इसमें तो हर नागरिक के अपने अधिकार हैं, वो तो सांसद है, हैं? तो ये सब अच्छी बात नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि देश के जनता के लिए भी अच्छी बात नहीं है। 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप अभी? 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पे है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसमें अब जो इंडिया बनाम एनडीए का जो समूह बना है, उसमें यह बात क्लियर हो गई है कि अब चुनाव जो हो वो क्लियर कट होगा। या तो आप एनडीए के साथ हैं या तो आप इंडिया के साथ हैं। इसमें तीसरे गुट को या तीसरे पार्टी को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा काफ़ी दिलचस्प होगा। और अगर आपको इंडिया इसी तरह से अपनी मजबूती बना के रखा तो कुछ भी एक तरफा नहीं होगा, काफ़ी कांटे की टक्कर होगी और बड़ा मज़ा आएगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं ये लोगों को उकसाने के लिए, और कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है कि 2024 में अब की बार जो है राम नाम सत्य हो जाएगी। ना, भारत बहुत बड़ी चीज़ है। भारत जो नहीं घूमा है, नहीं जानता है, वही ये सब बातें कह सकता है। भारत दूसरे मिजाज का है, और जो इस मिजाज को समझा वही इस देश में पूजा गया, वही इस देश में उसके प्रति लोग आदर का भाव रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे तिलक हो, चाहे भगत सिंह हो, उनकी विचारधारा में आप देखेंगे कि एक समावेशिता है जो सबको, चाहे आप मिडवल हिस्ट्री में ले चलिए, वो राजा सबसे लंबा शासन किया जो एक समन्वय स्थापित किया। बाकी कोई एक तरफा जो भी काम किया वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। जी जी जी। तो कांग्रेस अगर उतने लंबे समय तक शासन की तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास पैदा करके की, भ्रम में डाल के कोई लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता है। किसी एक के खिलाफ नफरत और दूसरे के खिलाफ प्यार दिखा के आप लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। तो यह देश दूसरे नेचर का है। ये जो सबको साथ लेके कागज़ में नहीं, जबान से नहीं, रियलिटी में, पॉलिसी में, जैसे ये भूमि अभी जो महिला तन आरक्षण बिल पास हुआ है, तो इसमें आप सारे महिलाओं को कहाँ साथ लेके गए? मतलब आप ओबीसी की महिलाओं को और एसटी/एससी की महिलाओं को कहाँ साथ लेके आए? मतलब इस तरह के पॉलिसी लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होती हैं, विरोध उसका फिर तुरंत शुरू हो जाएगा और होगा। और 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा ये। जी जी जी। कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं, कम से कम ये ध्यान रखें कि उसमें सबका भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो। इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, और आज के लिए इतना ही। और हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी इस तरह की वीडियो आपके सामने ना आए जिससे आपस में कोई द्वेष फैले, ईर्ष्या पैदा हो। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भाईचारा डेवलप हो, जिसकी वजह से हमारा देश मजबूत और सशक्त बना रहे। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जितने भी नाम हमारे देश के हैं, सब हमारे पुरखों के दिए हुए हैं। उन्होंने उन चीज़ों को स्वीकार किया है, और जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर एक एक चीज़ को पेश किया जाता है, इंडिया नहीं है, इंडिया बनाम भारत, इंडिया बनाम ये सब कुछ
जानबूझ के किया जाता है ताकि पब्लिक का ध्यान इन तरफ ना जाए, रोज़गार की तरफ न जाए, व्यवस्था की तरफ न जाए, शिक्षा की तरफ न जाए, स्वास्थ्य की तरफ न जाए, उनके हक अधिकारों की तरफ न जाए, महिलाओं के साथ जो जो घटनाएं हो रही है उनकी तरफ न जाए। मणिपुर जैसी, नूह जैसी घटनाओं को दबाने के लिए इस तरह के शब्द बोल दिए जाया करते हैं। और संसद में, उस संसद में जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से पूरे देश के नसीब बनाए जाते हों, जब उसमें ऐसी भाषा इस्तेमाल होगी तो आप समझ सकते हैं हमारा देश किस तरफ जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, बहुत लंबी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें बात करनी होगी और हम करते रहेंगे। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।